सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेस्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन। तो भैया 24 जून तारीख हो चुकी है। फटाफट से दोस्तों छलांग मारते हैं पढ़ाई की ओर। सिर्फ पढ़ते हैं हम, आपको पता है इस क्लास में, तभी हम ये क्लास आपको रिकॉर्डेड डेली हुई मिलती है। आते हैं आधा घंटा पौना घंटा, फटाफट से डेली की खबरें, फटाफट से डेली का रिवीजन और फ्री। नहीं तो वही पहले हम क्या करते थे, हम पहले लाइव आते थे, बच्चे बहुत सारी गप्पे मारते थे, बातें करते थे। उससे क्या होता था, टाइम वेस्ट होता था। अभी हमको ना तैयारी करते हुए पता नहीं लगता कि टाइम वेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। वो जब पेपर आ जाता है ना, तब उससे पहले लगता है कि काश एक दिन और होता, काश एक घंटा और होता, काश एक हफ्ता और होता। तो ये जो है ना, ये वही उसी के लिए है। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, तैयारी कर रहे हैं, सीरियस होकर कर रहे हैं, तो ये क्लास बिल्कुल आपके लिए है। तो भैया इस क्लास की थीम क्या है पहले समझो। तो आज की जो क्लास है हमारी दोस्तों 24 जून की, पहले हम इसमें स्टार्टिंग में करेंगे रिवीजन। और रिवीजन में हम करेंगे वो करंट अफेयर जो हमने 23 जून को डिटेल में किए थे। क्यों? कल हमने खबर में पढ़ा दिया, आपको खबरें पढ़ाई, आपको अच्छे से पढ़ाई, समझे कहानी की तरफ से। और उसके बाद आपको दे दी पीडीएफ। और उसके बाद दोस्तों आज हम करेंगे पहले उसकी एमसीक्यू रिवीजन, और फिर करेंगे आज के नए करंट अफेयर, आज की नई खबरें, जिसे हम अगली क्लास में करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। इससे क्या होता है, डेली के डेली आपका करंट अफेयर दोस्तों रिवाइज होता रहता है, और वीकेंड पे हफ्ते का करंट अफेयर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और अब तो टेलीग्राम भी चल गया है, तो दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस टेलीग्राम चैनल पर। नाम है गगन सर रेलवेज। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। शुरू करते हैं। हर सवाल पर 5 सेकंड का समय दूंगा, क्योंकि इतना ही इनफ होता है। आओ। विकसित भारत 2047 फोरम का आयोजन लंदन में किस स्थान पर हुआ? वेस्टमिंस्टर हॉल, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स या फिर बकिंगम पैलेस? चलिए, हमने कैसे पढ़ा, याद किया था कल कि लंदन की राज्यसभा में दोस्तों विकसित भारत 2047 का प्रोग्राम हुआ है। और लंदन की राज्यसभा को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। और लंदन की लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। हमने उन्हीं से लिए हैं अपर हाउस, लोअर हाउस, क्योंकि गोरे ही तो थे हमारे यहां पर। तो ध्यान रखेंगे कि भैया एनआरआई एसोसिएशन ऑफ यूके वालों ने विकसित भारत 2047 प्रोग्राम रखवाया। कहां पर रखवाया? हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में करवाया। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया है? 3 साल के कार्यकाल के लिए फिर से भारत के दूसरे सबसे बड़े लॉ ऑफिसर बन चुके हैं। कौन? सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो है आर वेंकटरमनी। उनके बाद आता है दोस्तों सॉलिसिटर जनरल, और जो जिनको दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया है उनका नाम हो जाता है तुषार मेहता। 3 साल के कार्यकाल के लिए दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये रहे दोस्तों हमारे वेंकटरमनी साहब, 16वें अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक दोस्तों किस देश में, किस शहर में आयोजित की गई? देश तो इंडिया ही है। इस बार इंडिया में दोस्तों ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है। तो भैया 11वीं ब्रिक्स की एनर्जी मिनिस्टरों की मीटिंग ये कहां पर हुई, कौन से शहर में हुई? एनर्जी मिनिस्टर, यहां पर सोलर एनर्जी, इन चीजों के बारे में बात की गई। तो ये हुई दोस्तों गुड़गांव में, गुरुग्राम। हमने याद कीजिए काफी मिनी मीटिंग्स हो गई हैं। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की मीटिंग हुई थी पूरी ओडिशा में, खेतीबाड़ी की मीटिंग हुई थी इंदौर में, एमएसएमई की मीटिंग हुई थी आगरा में, एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी गुड़गांव में। और अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग कहां हुई थी? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक ये वाली कहां पर हुई थी? एनएसए की मीटिंग। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग कहां हुई थी? तो भैया ध्यान रखेंगे, एनएसए की मीटिंग हुई थी नई दिल्ली के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं सारा कुछ कि कहां कहां पर कौन सी मीटिंग हुई थी, क्योंकि इस बार भारत में मेजबानी है, तो छोटी छोटी मीटिंग से सवाल बन जाएंगे। क्योंकि बड़ी मीटिंग सबको पता है दिल्ली में होगी, लेकिन ये नहीं पता होता लोगों को, और यहीं से सवाल बनते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली कमर्शियल बड़े लेवल पर दोस्तों कोल से अमोनियम नाइट्रेट का प्रोजेक्ट दोस्तों किस स्टेट में उद्घाटन किया? चलिए, भारत का सबसे बड़ा कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनने का कमर्शियल स्केल पर, बड़े स्केल पर करने का दोस्तों बताइए कहां पर उद्घाटन किया? 25,000 करोड़ की लागत से दोस्तों बनेगा ये। इससे हम फिर बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपना बनाएंगे। तो ये किया दोस्तों मयूरभंज उड़ीसा में। कहां पर? मयूरभंज उड़ीसा के अंदर किया ये। नहीं, माफ कीजिएगा, मयूरभंज नहीं, लखनपुर झारसुगुड़ा। मयूरभंज में तो कुछ और हुआ था। तो लखनपुर झारसुगुड़ा उड़ीसा के अंदर हुआ। और इसे कौन बना रहा है? भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड नाम की कंपनी ये कंपनी बना रही है। कितनी लागत? 25,016 करोड़ की लागत से। चलिए नेक्स्ट, जून 26 तक भारत में भौतिक परिसर स्थापित करने के लिए, भौतिक परिसर का मतलब है फिजिकल कैंपस, यूजीसी ने कितने फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लेटर ऑफ अप्रूवल दे दिया कि आओ भाई लगाओ अपनी यूनिवर्सिटी?
तो इसमें गुड़गांव में एक यूनिवर्सिटी बन रही है, मुंबई में 3 यूनिवर्सिटियां बन रही है, बेंगलोर में एक यूनिवर्सिटी बन रही है, जिसमें से 4 यूनिवर्सिटियां यूके की हैं, 1 यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की है। तो टोटल 5 यूनिवर्सिटीज अपने दोस्तों कैंपस इंडिया में खोलने वाली हैं। कौन कौन सी? ये जैसे मैंने बोला, एक गुड़गांव में, 2 मुंबई में और 2 दोस्तों बेंगलोर में, जिसमें से जैसे बोला 4 है यूके की, 1 है ऑस्ट्रेलिया की। मैंने शायद 3 मुंबई बोल दिया था, है ना? नहीं, 1 गुड़गांव, 2 मुंबई, 2 बेंगलोर। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर कितने स्वदेशी रूप से निर्मित नौसैनिक जहाजों को राष्ट्र को समर्पित किया? याद है कुछ? एक था सर्वे के लिए, एक था वॉर के लिए और एक था सबमरीन के लिए। 3 करे थे ना, याद है? पर मैंने जवाब ही दे दिया। तो कहां पर करे थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहां पड़ता है? ये कलकत्ता में। तो वहां पर किए थे, कोलकाता में किए थे दोस्तों 3। सवाल अगला बहुत प्यारा है, आराम से पढ़ना कि भैया कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किए गए 3 स्वदेशी नौसैनिक जहाजों में से कौन सा शामिल नहीं था? बहुत प्यारा सवाल दोस्तों, बताइए। दूनागिरी, संशोधक, अग्रे, विक्रांत, कौन सा नहीं था? चलिए, कौन सा नहीं था? तो दोस्तों जवाब हो जाता है विक्रांत नहीं था। इनमें से दूनागिरी ये युद्ध के लिए थी, इसमें से ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात की जा सकती है। संशोधक पानी के नीचे सर्वे का था और अग्रे ये सबमरीन के लिए था कि भैया हमारे आसपास सबमरीन तो नहीं है, उसके ऊपर हमला करना हो वो। तो ये रही दूनागिरी, ये रही संशोधक और ये रही अग्रे। नेक्स्ट, और इन्हें बनाया किसने है? गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर नाम की कंपनी है। कौन सी? गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर नाम की कंपनी है, उन्होंने बनाया है। डिजाइन किसने किया है? हमारी नेवी के डिजाइन ब्यूरो ने, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है हमारी नेवी का, उन्होंने। चलिए नेक्स्ट, भारत किस तिथि को प्रभावी रूप से नक्सलवाद से मुक्त हुआ? तो उन्होंने डेट बता दी है कि इसके बाद से कुछ भी नक्सलवाद का कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। चलिए, और जो कल भी क्लास लगाए थे, आज अगर जवाब दे पा रहे हो तो ये शुरुआत है आपकी याद होने की। और आज इस बार हफ्ते के एंड में जब हम करेंगे वीकली, आप अपने आप बोलोगे मुंह से लव यू है सर आपको, क्योंकि आपको याद हो चुके होंगे बिना कोशिश किए, सिर्फ क्लास में आने से। जवाब हो जाता है दोस्तों 31 मार्च 2026 को भारत से नक्सलवाद खत्म हो चुका था। शुरुआत हुई थी 1967 में बंगाल में नक्सलबाड़ी से। चलिए, जोनाथन 2026 में अनुमानित कितनी आयु के साथ दुनिया का सबसे उम्रदराज ज्ञात स्थलीय जीव बना? तो दोस्तों जोनाथन एक टोर्टोइज है, एक कछुआ है, और ये दोस्तों इंडियन ओशन में एक टापू देश है, आइलैंड नेशन है, सेशेल्स, वहां पर है ये। और ये दोस्तों सबसे बुजुर्ग धरती का एनिमल बन चुका है, धरती पर रहने वाला जानवर बन चुका है, जिसके बारे में हमको पता है कि हाँ यार इतने साल का तो है ये। तो जोनाथन बन चुका है 194 साल का जानवर। वही पूछा कि जोनाथन क्या है? जोनाथन एक बहुत ही विशाल कछुआ है। ये रहा दोस्तों जोनाथन। और जोनाथन कहां पड़ता है? सेशेल्स में। सेशेल्स क्या है? हमारे इंडियन ओशन में एक छोटा सा द्वीप है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने यंग लॉयर प्रोफेशनल असिस्टेंस फंड किनके लिए बनाने का सुझाव दिया? इन्होंने बोला कि जो यंग लॉयर्स हैं इनको शुरुआती सालों में इनकम नहीं आती, तो इन्होंने सारी स्टेट्स को, यूटीज को, संस्थाओं को भेजा है नोटिस कि इनके लिए एक फंड बनाओ जिसमें 3 साल तक से लेकर 7 साल तक आप इन नए लॉयर्स को पैसा दोगे, कुछ पैसा दोगे, कुछ तक गुजारे का दे दोगे। तो किनको पैसा देना है? यंग लॉयर कौन है? तो भैया प्रथम पीढ़ी के वकील, प्रथम पीढ़ी के वकील जो कि पहली बार वकालत शुरू किए हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे टफ रहता है। और ये फैसला किन ने सुनाया है? यंग लॉयर प्रोफेशनल असिस्टेंट फंड के गठन के संबंध में केंद्र को नोटिस सुप्रीम कोर्ट की किस बेंच ने जारी किया? बीआर गवई और ऑगस्टीन ने। बीआर गवई रिटायर हो चुके हैं। सूर्यकांत और वी मोहना हो सकता है, एन संजय करोल, एन कोटेश्वर हो सकता है, विक्रमनाथ पंकज मित्तल हो सकता है। जवाब है मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए ओएनजीसी भारत का चौथा सामरिक तेल भंडार किस शहर में बनाएगा? स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। मैंने क्या बताया था, जैसे घर में पानी आता है, पानी खत्म हो गया, टंकी खत्म होगी आपकी ऊपर की, लेकिन आपने अभी भी रखी हुई है रिजर्व में, कहां पर? अंडरग्राउंड वाटर। वैसे ही कि अगर भारत के हर पेट्रोल पंप से पेट्रोल खत्म हो जाए, हमने साइड में पेट्रोल रखा हुआ है। तो ऑलरेडी हमारे पास 3 है। एक है दोस्तों हमारा मंगलुरु में। मंगलुरु कहां पड़ता है? कर्नाटक में। दूसरा है हमारा पडूर में। पडूर कहां पड़ता है? कर्नाटक में। तीसरा हमारा पड़ता है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहां है? आंध्र प्रदेश में। और जो चौथा है
चौथा भी दोस्तों मंगलुरु में ही बना रहे हैं। तो दोस्तों 2 मंगलुरु में हो जाएंगे, 1 पडूर में, 1 विशाखापट्टनम में, यानी कि 4 स्ट्रेटेजिक रिजर्व में से 3 होंगे कर्नाटक में और केवल 1 होगा आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखेंगे कितनी कैपेसिटी का, 1.75 मिलियन मीट्रिक टन। ये देखें 1.75 मिलियन मीट्रिक टन का होगा। और टोटल भारत की कैपेसिटी कितनी है अभी 3 के साथ 5.33 मिलियन मीट्रिक टन। अब देख लीजिए 5.33 पहले है, 1.75 अब हो जाएगा, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए 2025 का वुल्फ पुरस्कार फिजिक्स जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने? दोस्तों राजस्थान में जन्मे थे। याद करो किस किस के साथ इन्होंने शेयर किया था। इन्होंने ये शेयर किया था जेम्स और मोर के साथ शेयर किया था। इसे इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने दिया था। किनको दिया था? जैनेंद्र के जैन को दिया था। याद आ रहा है कुछ? कल ही तो करके हटे हैं। तो ये रहे आइजैक हर्जोग, राजस्थान में जन्मे, जेम्स और मोर के साथ टाई किया था। और हाँ, $1 लाख प्राइज मनी मिलता है। और इन्होंने कंपोजिट फर्मियोन नाम की कोई चीज है, इसको बनाया था, इसको ढूंढा था, इसकी खोज की थी जैनेंद्र साहब ने। चलिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर और इसका वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले पहले इंडियन बने हैं 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर विवेक अग्रवाल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और अध्यक्ष कौन है? मेक्सिको की एलिजा। चलिए रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 1.25 मेगावाट के 12 मरीन गैस टरबाइन जनरेटर खरीदने हेतु किस कंपनी के साथ अनुबंध किया? 425-26 करोड़ के लगभग का दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट है। बताइए भैया, इसका जवाब हो जाता है भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ किया। और भारतीय नौसेना 12 ऐसे टरबाइन लेगी इनसे। कितने करोड़ का? 425 करोड़ का दोस्तों ये समझौता था। चलिए ये थी भैया हमारी आज की रिवीजन और अब हम शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर्स। तो जो बच्चे कल से रेगुलर थे क्लास में, अगर आया हो आज जवाब आपको तो एक लाइक जरूर कर दो। कमेंट में भी लिख दिया करना कि सर सही बोल रहे हो, याद होने लग गए, ताकि जो नया बच्चा है उसे तो फील हो थोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये करंट अफेयर डिटेल में और कल की क्लास इनके एमसीक्यू से ही शुरू करेंगे। तो फ्रांस को मिलने वाला है पहला भारत का एक पारंपरिक मंदिर जो बना है भारत से गए हुए पत्थरों से। इंडिया में थे पत्थर, तराश दिए हमने, काट दिए और वहां पर जाके बस लगा दिए। फ्रांस में कहां कुछ नहीं पता, कहीं भी डिटेल इसके बारे में नहीं है। बस इतना पता है कि फ्रांस भारतीय पत्थरों से बनाएगा अपना पहला पारंपरिक एक हिंदू मंदिर। चलिए इससे रिश्तों में पता लगता है कि कितने अच्छे हैं फ्रांस और इंडिया के रिश्ते। फ्रांस सितंबर में अपने पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के लिए तैयार है। भारत के पत्थरों से निर्मित यह मंदिर भारत और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डालता है। ध्यान रखेंगे इनके प्रधानमंत्री का नाम क्या है? आपको पता ही नहीं होगा, सेबेस्टियन है। सेबेस्टियन है। इनके राष्ट्रपति का नाम क्या है? इसके तो पता होगा, इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन दोस्तों हो जाता है। राजधानी पेरिस है इनकी। फ्रांस में ही इस बार G7 हुआ था। G7 का 52 नंबर का एडिशन हुआ था। फ्रांस में शहर का नाम क्या है? ईवियन वहां हुआ था। कितने देश बतौर गेस्ट बुलाए गए थे? G7 में 7 देश तो गए थे, लेकिन उसके अलावा इंडिया समेत टोटल 9 देश बुलाए गए थे, जिसमें से केवल 8 गए थे, सऊदी अरेबिया नहीं गया था। ये चीजें हमने पढ़ ली हैं पहले से। तो जो बच्चा नया है उसे यही बोलूंगा कि भैया रेगुलर आओ यार। अगला चलते हैं करंट अफेयर। कादियान और ब्यास रेलवे लाइन को लगभग 100 वर्षों के बाद दोस्तों पुनर्जीवित किया गया। मतलब गोरों ने दोस्तों इसको शुरू करने की बात की थी। पंजाब की बात हो रही है। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज। मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कौन है? अश्विनी वैष्णव। ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज। ठीक है, मतलब कि इनकी रिपोर्टिंग होती है अश्विनी वैष्णव को, रवनीत बिट्टू। तो गोरों ने दोस्तों ये रेलवे लाइन बनाने की शुरुआत की थी कादियां और ब्यास को जोड़ते हुए। फिर कुछ कारणों से काम छूट गया और अब इसको सरकार बोल रही है हम फिर से इसको ला रहे हैं। तो आओ, तो कादियान ब्यास रेल लिंक पर विस्तार से बात करते हुए रवनीत बिट्टू ने कहा कि प्रस्तावित रेलवे लाइन गुरदासपुर जिले के कादियान को 39.68 किलोमीटर लंबे ब्रॉड गेज कॉरिडोर के माध्यम से अमृतसर जिले के ब्यास से जोड़ेगी, जिसकी अनुमानित लागत 1400 करोड़ होने वाली है। इस प्रोजेक्ट को दोस्तों नॉर्दर्न रेलवे होगा और इससे क्या होगा कि पंजाब के बहुत सारे जो गांव हैं, शहर हैं, वो भी रेलवे के संपर्क में आ जाएंगे। तो बोला कि गोरों ने इसको बसाया था।
इस परियोजना को पहली बार 28-29 के दौरान तत्कालीन उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा अनुमोदित किया था। मतलब कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने बोला था कि हम करेंगे, लेकिन 1930 तक आते आते कुछ कारण हुए और उस कारण से दोस्तों खत्म हो गया। सवाल है, अगर आता है तो जवाब कमेंट में लिखना। भारत में कितने रेलवे जोन है? भारत में कितने रेलवे जोन है टोटल? ठीक है, अगर आता है कमेंट में लिखना जरूर। अभी लिख दो, वीडियो तो डली हुई है, अभी लिख दो। चल, बहुत इंपॉर्टेंट, केंद्र ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अंग्रेजी में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत हरित हाइड्रोजन स्टार्टअप यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन स्टार्टअप के लिए 22 करोड़ का सपोर्ट अप्रूव किया। यानी कि अब समझो चीज क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन कैसे? हरा निकलता है? नहीं। हाइड्रोजन कैसे निकलता है? एक कढ़ाई में ले लो आप पानी, पानी क्या होता है? H2O, और इसके अंदर करो आप इलेक्ट्रोलिसिस, करंट दे दो इसमें। क्या प्रोसेस कहा जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहां पर आएगा करंट, ये करंट है। अब फर्क है, ये करंट कहां से आ रहा है? अगर ये आ रहा है थर्मल एनर्जी से, यानी कि कोयला जल के, तो कोयला जब जलेगा, थर्मल एनर्जी हम जिसको कहते हैं, तो प्रदूषण होगा। फिर ये करंट आएगा, और इस वाले करंट से अगर हाइड्रोजन निकलता है तो वो सिंपल हाइड्रोजन रहा। लेकिन सोचो, मैंने छत पे सोलर पैनल लगाया हुआ है, मुझे बिजली विंड मिल से आई है, विंड एनर्जी से आई है, मेरे पास बिजली हाइड्रो यानी कि डैम से आई है, तो मतलब बिजली बनाने में भी प्रदूषण नहीं हुआ ना। अब मैंने अगर करंट दिया तो ये निकलेगा ग्रीन हाइड्रोजन। बस ये है दोनों ही हाइड्रोजन, बस फर्क क्या है कि जो बिजली दी गई, क्या उस बिजली को बनाने में प्रदूषण हुआ था? अगर उस बिजली को बनाने में प्रदूषण हुआ था तो हाइड्रोजन है, अगर नहीं हुआ था तो ग्रीन हाइड्रोजन है। तो सरकार ने एक 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चालू किया था कि भैया हमको ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है ज्यादा से ज्यादा, और उसके तहत भारतीय सरकार ने 22 करोड़ रुपए स्टार्टअप्स के लिए अप्रूव कर दिए कि भैया कोई स्टार्टअप है, कोई ग्रीन हाइड्रोजन में करना चाहता है, हमसे ले जाओ पैसे, हम देते हैं, करो का। तो ये है। आओ, मंत्री कौन है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के? प्रहलाद जोशी। भारत सरकार ने दोस्तों नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन स्टार्टअप्स को 22 करोड़ रुपए दिए हैं। बोला पहला बैच है इस सपोर्ट का, हम टोटल 100 करोड़ की फंडिंग करेंगे, और हम चाहते हैं कि बड़े लेवल पर अब स्टार्टअप्स भी ग्रीन हाइड्रोजन को बनाना शुरू करें। तो बहुत बड़ी चीज होगी। तो ये स्टेप आया है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया, तो ये भी लॉन्च कर दिया सरकार ने। तो यह कदम भारत के ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल, यानी कि मैं हूं, मुझे कंपनी खोलनी है ग्रीन हाइड्रोजन की, मुझे अप्रूवल लेने हैं, मुझे एनओसी लेने हैं, तो मैं कहां जाऊंगा? मैं सीधा इस पोर्टल पे जाऊंगा, मुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सरकार को भी पता होगा कि ये बंदा ग्रीन हाइड्रोजन में कुछ कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारतीय सरकार ने 22 करोड़ रुपए का पहला बैच बोला है कि भैया 22 करोड़ रुपए अभी हम दे रहे हैं, कुल 100 करोड़ रुपए खर्चना चाहती है सरकार स्टार्टअप्स के ऊपर। बात करें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, तो जैसे मैंने बोला 2023 में हुआ, और टारगेट क्या है कि 2030 तक हम 5 मिलियन टन प्रति साल ग्रीन हाइड्रोजन बनाया करें। तो ये टारगेट है हमारा, 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाया करें, क्योंकि आगे आगे दोस्तों ईंधन के रूप में हाइड्रोजन भी इस्तेमाल होगा, गाड़ियां, बसें, है ना वो। चल, मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। आइए, उज़्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक का पहला दोस्तों मध्य एशिया का सदस्य बन गया। अब आपको पता है भारत में ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है, पता है ना? ब्रिक्स का पहला बैठक कब हुआ था? 2009 में। फिर इन लोगों ने 2014 में मिलकर बोला कि हम IMF और वर्ल्ड बैंक के सहारे क्यों बैठे, हम अपना बैंक बनाएंगे। 2014 में ओके कर दिया, और इन लोगों ने 2015 में अपना बैंक स्थापित कर दिया, नाम रखा न्यू डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर्ड इन शंघाई। तो उसी की बात हो रही है कि भैया उज़्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक का पहला मध्य एशिया का मेंबर बन चुका है। आइए, तो उज़्बेकिस्तान आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशिया का सदस्य बन गया है। इसके साथ ही वो ओवरऑल 10वां है और मध्य एशिया का पहला है। सर इससे पहले कौन से देश हैं? ये लो। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बहुपक्षीय विकास वित्तीय संस्थान है, जिसे ब्रिक्स देशों द्वारा 2015 में स्थापित किया था। तो ब्रिक्स तो है ही, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा इजिप्ट है, यूएई है, बांग्लादेश है, अल्जीरिया है और उज़्बेकिस्तान है। कंफ्यूज हो गए ना? क्योंकि ब्रिक्स, जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स और इसके देश अलग है। ब्रिक्स में कितने देश है? ब्रिक्स में है बेटा 11 देश। वो कौन कौन से हैं? ब्रिक्स तो ये है, इसके अलावा वहां पर क्या है? वहां पर ईरान है, वहां पर सऊदी है ब्रिक्स में, वहां पर इजिप्ट है,
वहां पर इथियोपिया है, वहां पर यूएई है और वहां पर इंडोनेशिया है। सेम कौन से हैं? इजिप्ट वहां पर भी है, इजिप्ट यहां पर भी है, यूएई यहां पर भी है, यूएई वहां पर भी है, बस बाकी दोनों देख लो। तो भैया ये जो मेंबर है, आपके लिए लिख दिया मैंने, ये मेंबर है ब्रिक्स के, ब्रिक्स के। और ये जो मेंबर है, ये मेंबर है एनडीबी के, यानी कि दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक के। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ब्रिक्स का कोई अध्यक्ष नहीं होता, एनडीबी का हेडक्वार्टर भी होता है, एनडीबी का अध्यक्ष भी होता है। अब जैसे हमने ब्रिक्स की हमने ट्रिक क्या बनाई थी? हमने बनाया कि सर ब्रिक्स आई सी यू इंडोनेशिया, हमने ये ट्रिक बना दी थी, है ना। 5 एरे 6 7 8 9 10 11। अब यहां पर ट्रिक क्या बन सकती है? ब्रिक्स तो ब्रिक्स है, इसके अलावा इसका कुछ बनाना है हमको, ई यू बी ए यू। इसका क्या ट्रिक बनाएंगे? तो कुछ बन ही नहीं रहा है ये, तो इसको हम बुआ कह सकते हैं, बी यू ए, बी डब्ल्यू ए, बुआई, बुआई। ऐसे बना सकते हो अगर आप, मतलब मुझे तो याद हो जाएगा, बुआई। बांग्लादेश, यूएई, उज्बेकिस्तान, अल्जीरिया और इजिप्ट, बुआई। बुआई, बुआई। लेकिन आई बोलने लग जाओगे। चलो देखते हैं, इसको सीखेंगे धीरे धीरे। एनडीबी की बात करें दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, इसकी अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसफ जो कि ब्राजील से हैं, और उप अध्यक्ष हैं दोस्तों हमारे इंडिया के राजीव रंजन साहब। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बढ़िया लग रही हो क्लास? तो एक बार लाइक वाला बटन अगर आप दबा दोगे, भाई को थोड़ी सी खुशी हो जाएगी। फ्री है ना क्लास, है ना? किसी ने पैसे तो नहीं दिए इसके लिए? अभी मत बोलना सर ऐड आ रही थी, ऐड वो आपकी मर्जी है ना। वैसे शायद ही आ रही होगी इसमें ऐड। तो लाइक कर दो एक बार दोस्तों, भाई को अच्छा लग जाएगा अगर अच्छी लग रही हो क्लास। उज्बेकिस्तान की बात की जाए, बिल्कुल कैसे भूलेंगे उज्बेकिस्तान को। ये है दोस्तों इंडिया, और ये रहा ताजिकिस्तान, और ये रहा दोस्तों उज्बेकिस्तान। तो इसकी राजधानी है ताशकंद, राष्ट्रपति है शौकत, प्रधानमंत्री है अब्दुल्ला, और इनकी करेंसी हो जाती है उज्बेकिस्तानी सोम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इस साल फरवरी महीने में हुआ था इंडिया एआई समिट, भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। वहां पर इंडिया का पहला स्वदेशी एआई चश्मे थे। आपने सुना होगा मेटा के एआई चश्मे हैं, रे बैन के एआई चश्मे हैं, गाने चल जाते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेता है वो, फोन उठा देता है वो, टेक्स्ट मैसेज भेज देता है। तो वैसा ही इंडिया का पहला स्वदेशी बनाया था, उसका नाम था सर्वम काजे। ये जो मोदी जी ने पहने हुए हैं, सर्वम काजे। तो ये सर्वम कंपनी है, जो सर्वम एआई, ये भारत की नई नई यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। 234 मिलियन डॉलर की दोस्तों इनको फंडिंग की है। ये इसके फाउंडर हैं। यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी होती है? जिसकी मार्केट वैल्यू 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा, या फिर आज की डेट में 9700 करोड़ के ऊपर हो, जितना भी डॉलर चल रहा होगा 97 या 98 उस हिसाब से। तो सर्वम एआई भारत का नया यूनिकॉर्न बन चुका है 234 मिलियन डॉलर की फंडिंग के साथ। आइए, तो बेंगलुरु की एक कंपनी है सर्वम एआई नाम की, ये 234 मिलियन डॉलर की फंडिंग उठा चुकी है। HCL टेक ने दोस्तों फंडिंग करी है बहुत मोटी, और इसके साथ इस कंपनी की मार्केट वैल्यू हो चुकी है अब 1.5 बिलियन डॉलर की। और कितना चाहिए होता है उसके लिए? 1 बिलियन डॉलर चाहिए होता है। क्या बात है सर, है ना। आइए, इसकी स्थापना 2023 में करी थी। एआई रिसर्चर थे, क्या नाम थे? विवेक राघवन, वो रहे, और दूसरे थे प्रत्युष कुमार, ये रहे जो ये खड़े हैं। तो ध्यान रखेंगे, सर्वम एआई 234 मिलियन डॉलर की दोस्तों फंडिंग हुई है इनको। HCL कंपनी है, उन्होंने ज्यादा पैसा दिया, बाकी भी छोटी छोटी कंपनियां थी। तो हुआ कि मैंने पढ़ा इसको डिटेल में, तो 234 मिलियन में से 150 मिलियन दिया है दोस्तों अकेला HCL, तो बाकी भी छोटी मोटी और कंपनियां थी। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि इतनी सारी जब फंडिंग होगी तो मार्केट वैल्यू उठ गई, तो 1.5 बिलियन डॉलर हो गई। तो ध्यान रखेंगे सर्वम एआई। नेक्स्ट, थोड़ा पुराना हो गया करंट अफेयर, 3-4 दिन हो गए लेकिन करवाना था। तो दिलजीत दोसांझ, आपको पता है दोस्तों, पंजाबी सिंगर है। तो लॉस एंजल्स करके शहर है दोस्तों अमेरिका में, तो इसका बर्थडे होता है दिलजीत का जनवरी 6 को। लॉस एंजल्स ने जनवरी 6 को दिलजीत दोसांझ दिवस डिक्लेयर कर दिया। चलिए, वहां की काउंसिल वुमन है ये, क्या नाम है इनका? मोनिका रॉड्रिगवेज। ये आई और इन्होंने बोला कि 6 जनवरी तुम्हारा बर्थडे दिलजीत दोसांझ दिवस होगा, और 2027 में पहला दिलजीत दोसांझ दिवस मनाया जाएगा। क्या बात है यार, मतलब बड़ी क्या। लॉस एंजल्स, आपको बता दूं, हॉलीवुड का नाम सुना आपने? हॉलीवुड, हॉलीवुड जैसे बॉलीवुड है,
बॉलीवुड कहां पर हम बोलते हैं? बॉलीवुड कहीं नहीं है, बॉलीवुड हम हिंदी सिनेमा को बोल देते हैं। हॉलीवुड एक जगह है जहां पर ज्यादातर स्टूडियोज हैं। वो हॉलीवुड कहां है? लॉस एंजल्स में। वहां पर बोल दिया कि दिलजीत दोसांझ दे, तो क्या बात है भैया। नेक्स्ट, ये हुई है तरक्कियां। क्रेड का नाम सुना है आपने? क्रेड, तो शुरुआत में यहां पर बस ये क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स करते थे यहां पे, लेकिन अब लोन भी देने लग गए हैं, इंश्योरेंस भी, जो करवाना करवाओ, मतलब पेटीएम बन गई है अब दूसरी है। तो इसके जो क्रेड के फाउंडर थे, सोचो कितनी बड़ी तरक्की हुई है, ये अब व्हाट्सएप के सीईओ होंगे दुनिया के। ये हुई है तरक्की। तो क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह अब दोस्तों व्हाट्सएप के सीईओ होंगे दोस्तों। आइए, तो मेटा प्लेटफॉर्म ने स्टार्टअप के सीरीज एच फंडिंग के हिस्से के रूप में क्रेड में $900 मिलियन का निवेश दोस्तों बोला है। माय गॉड, $1 बिलियन पे क्या होता है? यूनिकॉर्न बन जाती है कंपनी। सोचो $900 बिलियन तो इन्होंने वही डाल दिया। ऑलरेडी यूनिकॉर्न है क्रेड। लगभग 8,500 करोड़ दोस्तों इन्वेस्ट कर रहा है मेटा। मेटा क्या है? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी। जैसे गूगल, यूट्यूब, जीमेल की कौन है? अल्फाबेट। तो इसी सौदे के हिस्से के रूप में क्रेड के संस्थापक कुणाल शाह को व्हाट्सएप का नया प्रमुख नियुक्त किया है और ये विल कैथकार्ट को रिप्लेस करेंगे। इसी के साथ ही मेटा जो है वो 20% हिस्सा भी लेगा क्रेड के अंदर, और इसके साथ क्रेड की मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है? 43,239 करोड़, यानी कि लगभग $4.5 बिलियन। तो ये होती है तरक्कियां। तो ध्यान रखेंगे भैया, क्रेड के फाउंडर थे, जो संस्थापक थे, जो सीईओ थे, तो कुणाल शाह वो अब बन चुके हैं व्हाट्सएप के सीईओ, और व्हाट्सएप ने $900 मिलियन की फंडिंग करी है क्रेड के अंदर। क्रेड बना था दोस्तों 2018 में, और इसके फाउंडर सीईओ जैसे मैंने आपको बताया, अभी तक तो कुणाल शाह थे। अब देखते हैं भैया ये किसको बनाएंगे। नेक्स्ट, लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना का लेजेंड दोस्तों। इसके अब फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल हो चुके हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड इसी वर्ल्ड कप में टूट जाएगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप। मेसी 2006 से वर्ल्ड कप खेल रहा है, 6, 10, 14, 18, 22, 26, इतने वर्ल्ड कप्स में अब जाकर मेसी के 18 गोल हुए हैं। कितने? अब जाकर मेसी के 18 गोल हुए हैं। एक फ्रांस का खिलाड़ी है एम्बाप्पे, पता नहीं आपने सुना है कि नाम? एम्बाप्पे, उसका तीसरा ही वर्ल्ड कप है, तीसरा ही वर्ल्ड कप है उसका, और उसके आई थिंक 15 गोल हैं, उसके 16 गोल हैं। देखिए, तो आइए, तो लियोनेल मेसी सोमवार को ऑस्ट्रिया के खिलाफ अर्जेंटीना के ग्रुप जे मैच में शानदार दोहरे गोल के साथ विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो मिरोस्लाव के कितने गोल थे? मिरोस्लाव के थे 15 गोल, नहीं सॉरी 16 गोल। इसके हो चुके हैं मेसी के 18 गोल। लेकिन जैसे मैंने बोला, ये है लौंडा फ्रांस का किलियन एम्बापे। सोचिए 3 वर्ल्ड कप में ही 16 गोल कर चुका है। मेसी के 6 वर्ल्ड कप में 18 गोल हैं। बढ़िया कौन हुआ? मतलब दिल से मत लो कि हाँ भैया मेसी सर लेजेंड है, समझ गया मैं, लेकिन बढ़िया कौन हुआ? एम्बापे। तो ये तो इसी वर्ल्ड कप में आपका टूटता हुआ आप देखेंगे। तो ध्यान रखेंगे रिकॉर्ड, लेकिन दोनों ने किसका तोड़ा? जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का तोड़ा, क्योंकि बहुत सालों के बाद किसी ने ये रिकॉर्ड टूटा है सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप गोल्स का। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज। नेक्स्ट, ये आपको मैंने कल बताया था, कल मैं पता नहीं क्या हुआ, पीपीटी से गायब कैसे होगा। तो कीर स्टारमर यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और 2020 के बाद ये छठे प्रधानमंत्री है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो दोस्तों साल 2020 में, तारीख बता दूं आपको, 31 जनवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया था, और जिसको नाम दिया गया था ब्रेग्जिट। क्या नाम दिया गया था भैया? ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन का एग्जिट, ब्रिटेन का एग्जिट। उसके बाद से इतनी ज्यादा अस्थिरता आई हुई है दोस्तों यूके के अंदर, के प्रधानमंत्री पर प्रधानमंत्री बदला जा रहा है। 2020 से 26 आ गया, 6 साल में 6 प्रधानमंत्री बाय बाय हो गए। देखते हैं अब कौन बनेगा अगला। नेक्स्ट, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बहुत बड़ी दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। भारतीय सरकार ने 3 इंश्योरेंस कंपनियों को बोला हुआ है सबसे कीमती कंपनी है हमारी, उसे कहते हैं वो टू बिग टू फेल। कौन कौन सी? LIC, एक है न्यू इंडिया एश्योरेंस, और तीसरी है GIC। तो ये इस कंपनी के दोस्तों नए चेयरमैन बन चुके हैं। कौन? हितेश जोशी। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हितेश जोशी को जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, यानी कि दोस्तों चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। कमाल की बात क्या है, अक्टूबर 25 से ये एक्टिंग चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर तो थे ही, कि पिछले साल N रामास्वामी थे इनके डायरेक्टर, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, वो रिटायर हो गए।
तो उसके बाद से इन्होंने वैसे ही जोशी साहब को बोल दिया था कि जोशी साहब आप बन जाओ, देखते हैं आगे किसको बनाएंगे। तो अब जाकर जोशी साहब को ही ऑफिशियल कर दिया कि जोशी साहब आप ही बने रहो यार, कहां कहां जाएंगे। तो ये हो गया, ठीक है। लो भैया, कितनी प्यारी दोस्तों क्लास थी आज की। तो एक सवाल तो मैंने आपको दे दिया आज कि भारत में कितने रेलवे जोन्स हैं, वो बताना है आपको। दूसरे और 2 सवाल आपके हैं। पिछले साल दोस्तों फुटबॉल के बैलन डी'ओर पुरस्कार हुए थे। फुटबॉल जगत के सबसे बड़े पुरस्कार माने जाते हैं। फ्रांस फुटबॉल मैगजीन ये पुरस्कार देती है। आपको बताना है बेस्ट मेल और बेस्ट फीमेल कौन रही। बेस्ट मेल फुटबॉलर बैलन डी'ओर में, बेस्ट फीमेल फुटबॉलर बैलन डी'ओर में, कमेंट सेक्शन में बताना है। और क्लास कैसी लगी ये भी बता देना। फ्री है ना क्लास? अब भाई इतना तो मांग सकता है ना आपसे, बड़ा भाई छोटा भाई बच्चा समझ के, इतना तो मांग सकता हूं मैं छोटा सा आपसे। बड़ा भाई होऊंगा शायद, छोटा तो नहीं होऊंगा, लेकिन इतना तो मांग सकता हूं कि वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना कि अच्छी लगी थी क्लास, अगर लगी थी, सीधी सी बात है ना। चलिए, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।